उस्ताद, आज तो समझो पार्टी होने वाली है। हाँ, चारों तरफ खून ही खून और मांस ही मांस होगा। हम दोनों मिलकर मजे से दावत उड़ाएंगे। ग्रीनबर्ग जंगल में सुहानी सुबह थी। जानवर तालाब के किनारे सुबह सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे और पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए ताजी हवा खा रहे थे। तभी मंटू शिकारी जंगल में आया। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं। कुछ दिन रुका तो खाने का इंतजाम भी आसानी से हो जाएगा और कमाने का भी। ये कहकर उसने तीर धनुष में लगाया। अरे वाह, एक मीठू। अगर ये जिंदा मिल गया तो बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। उसने निशाना तोते की तरफ साधा और तीर छोड़ दिया। अरे मीठू, हटो वहाँ से। तभी मोंटू बंदर ने तीर को पकड़ लिया और शिकारी की तरफ ऐसा फेंका कि वो उसके पैर के पंजे में जा लगा। ओए माँ, मर गया रे बाबा। क्यों, मजा आया ना? देख लूंगा तुमको। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। ये कहकर शिकारी वहाँ से चला गया। वो अपनी कुटिया में गया और अपने घाव पर मरहम लगाया। ये ठीक हो जाए, उसके बाद जाकर एक ही बार में 3 शिकार करूंगा। शिकारी ने शाम होने तक आराम किया और अपना धनुष उठाकर फिर से बाहर निकला। अब देखता हूँ यहाँ के जानवरों को कैसे मेरे तीर से बचते हैं। शिकारी आगे बढ़ता रहा। रामू हाथी और छोटू हिरन आपस में बातें कर रहे थे। छोटू हिरन, मैं सोच रहा हूँ कि अपना वजन कैसे बढ़ाऊं। हाथी होकर ऐसा शरीर अच्छा नहीं लगता। इतने मोटे तो हो रहे हो, ऐसा लगता है सुई चुभ गई तो गुब्बारे की तरह फुस होते हुए हवा में उड़ जाओगे और कह रहे हो वजन और बढ़ाना है। अभी इनके रंग में भंग मिलाता हूँ। ये कहकर शिकारी ने हिरन पर निशाना साधा और तीर चलाया, लेकिन तीर हिरन के लगने से पहले ही एक बाज ने तीर को अपने मुंह में दबाया और उसको दूर फेंक दिया। अरे, ये कैसा जंगल है? पक्षियों को जानवर बचाते हैं और जानवर को पक्षी। यही है हमारे जंगल की एकता। शिकारी भाई, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तभी 2 चील और एक कौवा उसके सर पर टूट पड़े। अरे अरे, बचाओ! वो अपने सर को बचाता हुआ वहाँ से भाग निकला और सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। इन जानवरों में एकता बहुत है, इसलिए मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अब इनकी एकता भंग होकर ही रहेगी। उसकी कुटिया में एक पिंजरा था जिसके अंदर एक लाल तोता था। उसने तोते को बाहर निकाला और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छलक आई। अगले दिन वही लाल तोता जंगल में आया। उसने देखा कि भेड़िए के सामने मांस का एक टुकड़ा पड़ा है और वो बेखबर सो रहा है। अब आएगा मजा। उसने मांस का टुकड़ा उठाया और उसे लेकर चील के पेड़ पर रख दिया। चील भी उस वक्त आराम से सो रही थी। जैसे ही उसकी नाक में मांस की सुगंध आई, उसकी आंख खुल गई। अरे वाह, ये कहाँ से आया? भूख तो बहुत लगी है, चलो इसे ही खा लेती हूँ। ये कहकर चील ने मांस के टुकड़े में चोंच मारना शुरू कर दिया। इस तरफ भेड़िया नींद से जागा। अरे, ये मांस का टुकड़ा कहाँ चला गया? मैं तो उसको यहीं रखकर सोया था। तभी लाल तोता उसके पास पहुंचा। भेड़िए भाई, मुझे पता है कि तुम्हारा मांस किसने चुराया है, लेकिन वादा करो कि मेरा नाम उसको नहीं बताओगे, वरना वो मुझे मार देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बताओ किसने ये जुर्रत की है। ठीक है, बताता हूँ। मैंने चिंकी चील को तुम्हारे मांस का टुकड़ा ले जाते हुए देखा था। उसकी ये हिम्मत! ये कहकर भेड़िया अपने घर से निकला और चील के पास पहुंचा। वाह, मेरा चुराया हुआ मांस बड़े ही मजे से खा रही हो। चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। जब मैं नींद से जागी तो ये मेरे घर में ही रखा था। तो क्या मांस के पंख लग गए थे? इन दोनों में लंबी बहस छिड़ गई और कई जानवर और पक्षी वहाँ जमा हो गए। लगता है पैंतरा काम कर रहा है।
अब इसी तरह तोता जानवरों का खाना चुरा कर पक्षियों तक पहुंचा देता और पक्षियों पर हमला करके जानवरों पर इल्जाम लगवा देता। धीरे धीरे अब पक्षी और जानवरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं और ये सभी आमने सामने खड़े थे। बहुत हो गया तुम जानवरों का अत्याचार। अब या तो इस जंगल में तुम रहोगे या हम। तुम लोग ये चाहते हो तो यही सही। आज शाम तालाब के किनारे हम जानवर तुम पक्षियों को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देंगे। उस्ताद, आज तो समझो पार्टी होने वाली है। हाँ, चारों तरफ खून ही खून और मांस ही मांस होगा। हम दोनों मिलकर मजे से दावत उड़ाएंगे। शाम होने पर शिकारी और तोता दोनों ही बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर जानवरों पर नजर रखने लगे। एक तरफ जानवरों का झुंड और दूसरी तरफ पक्षियों का झुंड आमने सामने खड़े थे और दोनों ही बहुत गुस्से में थे। अब आएगा मजा। तो अब शुरू होता है पहला मुकाबला। ये सुनकर मोंटू बंदर अपने दोनों हाथों में मांस का एक एक टुकड़ा लाया और उन्हें जमीन पर रख दिया। देखते हैं पक्षी और जानवरों में कौन ज्यादा खा सकता है? मुकाबला शुरू होता है अब। है? ये कैसा मुकाबला है? ये जानवर पागल है क्या? अब एक मांस के टुकड़े को बाज खाने लगा और दूसरे को लोमड़ी खाने लगी। लोमड़ी, 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 लोमड़ी। गोली बाज, गोली बाज, गोली बाज। तो दोस्तों, लोमड़ी ने खाना पहले खत्म किया है, इसलिए जीत हुई बाज की। ये हम जीत गए। ये क्या बकवास है? खाना लोमड़ी ने खत्म किया तो बाज कैसे जीता? अब दूसरा मुकाबला। देखते हैं कि पहले पक्षी पेड़ पर चढ़ते हैं या फिर जानवर। उसके ये कहते ही मोंटू बंदर पेड़ पर चढ़ने लगा और टीनू चिड़िया भी फट से उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठी। इस मुकाबले में जीत हुई मोंटू बंदर की। तालियां बजाओ दोस्तों। ये लोग एक दूसरे को मारेंगे कब? अब होगा मौत का खेल। लगता है अब ये लोग लड़ने वाले हैं। देखते हैं कि पक्षी और जानवरों में से कौन अच्छा नाच कर सकता है। ये सुनकर शिकारी ने अपने बाल नोच लिए और सामने कूद पड़ा। बहुत हुआ, बहुत हुआ। तुम सभी जानवर और पक्षी पागल हो? मुकाबला करना है तो लड़कर करो। ऐसे खाना खाकर नाच कर कौन मुकाबला करता है? ऐसे तो तुम लोगों में कभी लड़ाई होगी ही नहीं। ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी कुछ देर के लिए शांत रहे और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। हम लोगों में कभी लड़ाई होगी ही नहीं, ये बात तो हमने तुम्हें उसी दिन समझा दी थी ना। फिर तुम क्यों अपने तोते को भेजकर हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहते थे? क्या तुम लोगों को उसके बारे में पता है? हाँ, पहले दिन से ही हमें पता चल गया था कि उस तोते को तुमने ही भेजा है। इसलिए हम भी तुमको बेवकूफ बनाने के लिए झूठ मूठ की लड़ाई का नाटक कर रहे थे। क्यों, मजा आया ना शिकारी भाई? इस पर शिकारी आग बबूला होकर बोला, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, बदला लेकर रहूंगा। वक्त आ गया है तुमको तुम्हारा इनाम देने का। चलो दोस्तों, शुरू हो जाओ। ये सुनते ही पक्षियों ने शिकारी के सर पर हमला बोल दिया। उफ, मेरा सर। और फिर गेंडे ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में उड़ गया। उस्ताद, मैं भी आ रहा हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? ये कहता हुआ तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ गया। दोस्तों, एकता में वो शक्ति होती है जो बड़ी सी बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से कर सकती है। हमेशा अपने दोस्तों पर भरोसा करो और किसी के बहकावे में आकर कोई रिश्ता खराब ना करो। हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ग्रीनलैंड जंगल में बहुत ही प्यारी सुबह थी। सभी जानवर खेल और मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं मिट्ठू, मैना और उनके 2 बच्चे भी पक्षियों के साथ सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। फिर एक दिशा से तेज रफ्तार के साथ एक तीर आया और पेड़ के तने में लगा।
इसी तरह 2 तीर और आए, जिनमें से दूसरा जमीन पर लगा और तीसरा पेड़ पर लगे एक सेब पर लगा। भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। सभी जानवर डरकर भागने लगे और पक्षी हवा में उड़ने लगे। तभी एक और तीर आया और उसने मिट्ठू का एक पंख उड़ा दिया। मिट्ठू वहीं जमीन पर गिर गया। मिट्ठू, नहीं। मैना चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ये क्या हो गया मिट्ठू? मेरा पंख थामो और उड़ने की कोशिश करो। सुनकर मिट्ठू ने उसका पंख थामा। मैना ने जोर लगाया, लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रही थी। उस तरफ से शिकारी भागा आ रहा था। उसे देख मैना ने अपनी पूरी जान लगा दी और मिट्ठू जमीन से ऊपर उठ गया। पकड़े रहना मिट्ठू। ऐसा कहते हुए वो तेजी से पंखों को हिलाने लगी, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ही उठा पाई। मिट्ठू ने देखा कि शिकारी पास आने वाला है। अब उसके चक्कर में मैना भी उसका शिकार हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर मैना का पंख छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। मिट्ठू, नहीं। मैना चिल्लाई। तभी शिकारी ने मैना पर भी तीर का निशाना साधा, जिससे बचकर वो एक डाली पर छिप गई। बहुत अच्छे हिमांशु, एक हरे रंग का तोता, यही तो चाहिए था। उसने मिट्ठू को उठाया और देखा कि उसको चोट आई है। हल्की सी चोट है, और इसको पिंजरे में रख देता हूँ। जब ठीक हो जाएगा तो इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये इनको कहाँ लेकर जा रहा है? मम्मी, हम पापा को कैसे बचाएंगे? तुम घर पर ही रुको बच्चों, मैं देखती हूँ कि ये मिट्ठू को कहाँ ले जा रहा है। हिमांशु ने मिट्ठू को पकड़ा और अपनी झोपड़ी की तरफ ले गया। मैना भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। उसने मिट्ठू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और अपनी झोपड़ी की खिड़की पर टांग दिया। मैना ने देखा कि वो अपने किसी काम में लग गया है, तो वो मिट्ठू के पास पहुंची। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ, इसने तुमको देख लिया तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैना ने पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तभी शिकारी की उस पर नजर पड़ी तो वो उठकर आने लगा। मैना वहां से उड़ गई और थोड़ा दूर हो गई। हिमांशु ने मिट्ठू को देखते हुए कहा, मेरी किस्मत का ताला अब खुल जाएगा। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी किस्मत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने मेरी बीवी को मायके भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा काम ठप ही रहा। अब तांत्रिक बाबा के बताए उपाय के अनुसार मैं इस तोते की बलि सरस्वती माता को देकर उनको प्रसन्न कर लूंगा, फिर मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनकर मिट्ठू और मैना बहुत ज्यादा डर गए। ये तो मिट्ठू की बलि चढ़ाने वाला है, अब मैं इनको कैसे बचाऊंगी? उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसको मोटे पपीते का ध्यान आया। वो उसी टाइम मोटे पपीते के पास पहुंची और उसको सब कुछ बता दिया। वो सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए तोते की बलि देगा। ये इंसान कितने अंधविश्वासी होते हैं। पपीते भैया, हम मिट्टू को कैसे बचा सकते हैं? मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? उस अंधविश्वासी से मीठू को बचाना है तो उसको यहाँ पर मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। मैं यहाँ उसको थोड़ा सा जादू दिखाकर उसको जो भी उपाय बताऊंगा वो उसको सच मान लेगा, और उसने अपनी बीवी को घर से निकाल रखा है। इसका उपाय भी मुझे ही करना पड़ेगा। पपीते भैया, तुम इंसानों के बारे में कितना अच्छा सोचते हो। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो। उसको यहाँ मेरे पास लाने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या रास्ता है पपीते भैया? तुम मेरे पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले जाओ। ये पत्ता तुम उसकी झोपड़ी में डाल देना। उसके बाद मैं जो कुछ भी यहाँ से बोलूंगा, मेरी आवाज इस पत्ते से निकलकर उसको सुनाई देगी। सुनकर मैना ने ऐसा ही किया। उसने पपीते का एक पत्ता तोड़ा और उसको हिमांशु की झोपड़ी के अंदर डाल दिया। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बस देखते जाइए।
फिर पपीते ने बोलना शुरू किया। हिमांशु, वो हिमांशु। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? मैं कुबेर महाराज बोल रहा हूँ। तुझे अगर अपनी परेशानियाँ खत्म करनी है तो आज शाम तक मोटे पपीते के पेड़ के पास पहुँच जा, वरना तेरा सर्वनाश तय है। मोटा पपीता? ये कहाँ मिलेगा? इसी जंगल में तालाब के किनारे एक पपीते का पेड़ है, वहाँ तुझे तेरी परेशानियों का हल मिल जाएगा। इतना सुनते ही हिमांशु खुश हुआ और उसी टाइम तालाब की तरफ चला गया। वहां पर मैना, उसके बच्चे और कुछ जानवर छिपकर सब कुछ देख रहे थे। शायद यही है मोटे पपीते का पेड़। हाँ। अब मोटे पपीते ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जितने भी पपीते पेड़ पर लटके थे चांद की तरह चमकने लगे। यह चमत्कार देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मोटा पपीता एक देवी की आवाज में बोला, हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ये सुनते ही उसने हाथ जोड़ लिए और उत्सुकता से बोला, माता रानी, माता रानी, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। आप ही को प्रसन्न करने के लिए मैं तोती की बलि देने वाला हूँ, उसे स्वीकार करना। मूर्ख, वही पाप करने से मैं तुझको रोकने आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुझे वो उपाय बताया था वो ढोंगी है। तोते या फिर किसी भी बेजुबान जानवर की बलि लेकर भला मैं क्यों प्रसन्न होऊंगी? तो माता रानी, मुझे बताइए कि किस तरह से आपको प्रसन्न करूं जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। तूने परेशानी आने पर अपनी बीवी का दिल दुखाया और उसको मायके भेज दिया, और अब यहाँ आकर एक तोते को पकड़कर उसको मारने की सोच रहा है। सबसे पहले उस तोते को आजाद कर, वो अपने परिवार से मिल जाएगा और तुझे दुआएं देगा। उसके बाद शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको अपने घर वापस लेकर आ। फिर अपना काम दोबारा से शुरू कर। कुछ ही दिन में तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है माता रानी, मैं ऐसा ही करूंगा। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। हिमांशु के मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर मिट्ठू को आजाद किया। अब बस मैं शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको मायके से ले आऊंगा और खूब मेहनत करके माता रानी को प्रसन्न कर लूंगा। कहकर वो वहां से चला गया। मिट्ठू खुशी खुशी मोटे पपीते के पास पहुंचा, जहां सारे जानवर, मैना और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। सभी मिट्ठू को वापस देखकर खुश हो गए। पपीते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा परिवार फिर से एक हो पाया, वरना मैं अब तक तो माता रानी को भेंट चढ़ गया होता। जब तक आपका मोटा पपीता आपके साथ है, जंगल के किसी भी जानवर और पक्षी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। मिट्ठू, मैना और उसके बच्चे एक दूसरे से लिपट गए और इस तरह फिर से मोटे पपीते ने जंगल के पक्षियों की मदद की।